हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, 15, 16, 17 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट का। ठीक है। तो अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था और किसी अभ्यर्थी ने मेरे को अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया है, रोल नंबर वगैरह दिया। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने स्वीकार कर लिया। और ये पेपर पूरा आपके सामने प्रेजेंट करूँगा आज, और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। आपने ये वीडियो आज पूरा देखना है। मेरा अनुरोध है सभी लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को स्किप ना करें भैया, नहीं तो आगामी जो आपकी परीक्षा है ना, कनिष्ठ सहायक और ग्राम विकास अधिकारी वाला जो पेपर है, उसमें आप धोखा खा जाएंगे। आपने इस वीडियो में पूरा बने रहना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँ, ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीबीटी और टीबीटी माध्यम से। टीबीटी यानी कि टैबलेट बेस्ड टेस्ट भी हुआ था इस बार। बहुत से दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में यूके ट्रिपल एससी ने अपने टैबलेट भेजे थे और उस पर ऑनलाइन एग्जाम दिया था अभ्यर्थी ने, है ना। तो ऐसे ही आपके आगामी परीक्षाएं भी होंगी, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी बोला है कि ऑनलाइन परीक्षाओं पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम। तो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हो गया, और वीडियो वीपीडीओ वाला जो हमारा स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है वो भी आपका ऑनलाइन होगा या हो सकता है। ठीक है। क्योंकि देखिए, ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि शिफ्ट वाइज आपका 10 शिफ्टों में 20 शिफ्टों में पेपर करवा लिया जाएगा। तो इसलिए आपको ऑनलाइन पैटर्न को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा पेपर स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट का जो पेपर था, ये यूके ट्रिपल एससी का जो जनरल सिलेबस है, 20 की हिंदी, 40 का जीएस रीजनिंग, 40 का उत्तराखंड जीके, उसी पैटर्न पर आधारित पेपर था। यानी कि आगामी जो परीक्षा होंगी आपके कनिष्ठ सहायक, वीडियो वीपीडीओ, सचिवालय रक्षक आदि की, उसमें भी सेम यही पैटर्न है। तो ये पेपर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखेंगे इसमें सभी क्वेश्चनों को पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि आंसर दिए हुए हैं यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं आयोग के आंसर की में, अभी हम बात करेंगे उस पर। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी ने उलटफेर किया है। उसने इस बार जीएस के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो कि बहुत ही डेप्थ में थे, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ डाल दिए हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम में यही प्रॉब्लम है गाइस। ऑनलाइन एग्जाम में क्या हो जाता है, देखिए आपका अलग अलग शिफ्टों में पेपर होता है। जीएस के किसी पोर्शन में आपके इतिहास के प्रश्न ज़्यादा आ जाएंगे, किसी के शिफ्ट में भूगोल के प्रश्न ज़्यादा आ जाएंगे जीएस में, किसी के शिफ्ट में इकोनॉमी के प्रश्न ज़्यादा आ जाएंगे, किसी के शिफ्ट में हमारा पॉलिटिकल के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे, किसी के उसमें स्टैटिक जी के ज़्यादा आ जाएगी। तो इस प्रकार से पेपर बनता है। ठीक है, ऑनलाइन में क्योंकि उतने पारियों में पेपर होना है। अब एक एक जैसा सेम पैटर्न पे पेपर सेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा कर देते हैं एग्जामिनर, उनको भी पल्ला झाड़ना अपना, है ना। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला यहाँ पे भी। आज के इस पेपर में हमने देखा कि 30 नंबर का जो जीएस आया है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत से क्वेश्चन थे। तो इस क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको समझा दूँ। 20 नंबर की इसमें हिंदी पूछी गई है। यही पैटर्न आगे भी फॉलो होगा। मैं देखिए तभी बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 20 नंबर की हिंदी पूछी गई है, 10 नंबर की प्योर रीजनिंग पूछी गई है। 10 क्वेश्चनों का रीजनिंग का पोर्शन ही अलग बनाया गया है। 30 नंबर की यहाँ पे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 40 नंबर का उत्तराखंड जीके पूछा गया है। ये है पूरा इस पेपर का पैटर्न। ठीक है। तो इसी पैटर्न पे पूरा पेपर है, और इस पूरे पेपर को देखेंगे, समझेंगे और बीच बीच में एनालिसिस करेंगे आगामी परीक्षाओं में आपने क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आपके अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं। ये भविष्य का पेपर है। सीबीटी टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं उत्तराखंड में भी, और पेपर के लेवल को, पैटर्न को देखना बहुत आवश्यक है आप सभी लोगों के लिए। स्टेनो का पेपर जिन लोगों ने दिया उन लोगों को भी बोलना चाहूँगा, लास्ट में कट ऑफ वगैरह भी डिस्कस करेंगे, किस हिसाब से कट ऑफ वगैरह जा सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी से शुरुआत है। पहला 20 नंबर की हिंदी है। तो अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है। तो जो भी हम अपने सगे संबंधियों या मित्रों को पत्र लिखते हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है अनौपचारिक पत्र, यानी कि इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है। तो बहुत सिंपल था ये, ज़्यादा कठिन कुछ था नहीं इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए, नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो नमकीन में जो प्रत्यय होता है वो इन होता है। ठीक है, नमक, नमक धन इन, नमकीन। बहुत सिंपल था ये भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो घड़ा का जो तत्सम होता है घट होता है, वो घट। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, जानकी मंगल के कवि कौन है। तो देखिए हमारी हिंदी की जो ई बुक है ना, ई बुक कवि परिचय वाली, अगर आपने वो ई बुक लिखी है तो डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन बने बहुत से। जानकी मंगल आपको करवाया गया है, तुलसीदास जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये। ठीक है, इसके साथ साथ जो अगली रचना पूछी गई है वो भी हमने दिया हुआ है आपको इस ई बुक में। अगर ये ई बुक आपने नहीं लिया अभी तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारी ई बुक्स का। उत्तराखंड जी के ऑनलाइन है, उत्तराखंड का इतिहास ई बुक है, हिंदी कवि परिचय की ई बुक है, हिंदी प्रैक्टिस सेट की ई बुक है। डायरेक्टली आप या तो यहाँ से ले सकते हैं सेपरेट ई बुक, या सभी ई बुक का कॉम्बिनेशन आपने लेना है तो हमारी एप्लीकेशन के स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप सभी ई बुक एक साथ ले सकते हैं और काफ़ी किफ़ायती दर पर आपको मिल जाएगी वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन था देखिए इसमें, संपादक किसे कहते हैं। तो एडिटर किसे कहते हैं। बहुत सिंपल था ये भी। तो देखिए, किसी भी समाचार को त्रुटि रहित छापने योग्य जो बनाता है, एडिट करता है, उसी को एडिटर कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर दिया गया आयोग की तरफ से, बिल्कुल सही है भी।
अगला क्वेश्चन था, देखिए सूर्य पूरब में उगता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो सूरज हमेशा पूरब में ही उगता है, ये विधि विधान का वाक्य है, मतलब सालों से चला आ रहा है। मतलब ज्यों का तो जो वाक्य जैसे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं तो वो उनको कहा जाता है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर जो आपको ब्लू टिक दिख रहा है ये हमारे कैंडिडेट का आंसर है, जो कैंडिडेट ने हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया उनका आंसर है, उन्होंने ये आंसर चूज किया है। लेकिन जो रेड में आपको दिख रहा है ना, ये सही आंसर है। ठीक है, विधानवाचक वाक्यों को समझना है। मतलब विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं, जो वास्तविक जीवन में जो मतलब संबंधित हैं, जिनका वजूद है। जैसे मैं बोलूँ दिशाएं चार होती हैं, तो दिशाएं चार होती हैं, क्या होती हैं, दिशाएं चार ही तो होती हैं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। वैसे तो दिशाएं और भी होती हैं, ठीक है, लेकिन दिशाएं तो चार ही है। तो ये हमारे विधानवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है, तो एक कहानी यह भी हमारी मन्नू भंडारी जी की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर था, मन्नू भंडारी। देख लीजिएगा आप। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है, तो हमारी राजभाषा है हिंदी। बहुत सरल क्वेश्चन था। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो ये थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है और ये मंगलेश डबराल जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा कठिन है, क्योंकि इतनी पोएम याद रखना भी मुश्किल रहता है। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, यह पंक्ति किस कवि की है। तो ये हमारे तो 12th में है, मेरे को याद है, ये 12th या 11th के किसी पोएम में है ये कविता, ये पंक्तियाँ। ऊधो तुम तो अति बड़े भागी। ठीक है, तो सूरदास जी की रचना है, ऑप्शन डी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा, थोड़ा बहुत आपको याद रखना होगा। देखिए यूनिकोड फॉन्ट के क्या फ़ायदे हैं। हिंदी के कोर्स में जो हमारा पेड कोर्स है एप्लीकेशन के स्टोर पे, वहाँ पे यूनिकोड मैंने आपको बताया, पेज लेआउट क्या होता है बताया, फॉन्ट बताया है, जनसंचार के विभिन्न माध्यम बताएं। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन बनाए यूनिकोड फॉन्ट का। तो यूनिकोड फॉन्ट क्या होता है, मानक कुंजी पटल में टंकन है, और आजकल नवीनतम प्रचालन प्रणालियों में पठनीय भी होता है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में सुविधा देता है, यानी कि उपरोक्त तो सभी सही आंसर है इसका। ठीक है, तो यूनिकोड आपने देखना पड़ेगा उस कोर्स को। इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन भाषा है मानी जाती है संस्कृत। ठीक है, सभी आदि जननी माने जाता है संस्कृत को, सभी भाषाओं की आदि जननी माना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला देखिए भक्तिन के रचनाकार कौन है। देखिए ई बुक अगर आपने ली थी, दो क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं वहाँ से, एक ये भक्तिन वाला आ गया, एक हमारा अभी जो तुलसीदास जी की रचना पूछी गई थी। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की रचना है भक्तिन, ये हमने पढ़ा भी है 12th में, इसकी 12th या 11th में कहानी भी है भक्तिन की। संचार में शोर का मतलब क्या होता है, तो देखिए संचार में शोर का मतलब होता है संचार में जो बाधा पैदा हो जाती है। ठीक है, कभी कभी बाधाएं निकल जाती है संचार में, उसी को संचार में शोर कहा जाता है। ऑप्शन डी। अवधि बोली किस राज्य में बोली जाती है, तो अवधि का क्षेत्र वैसे विस्तृत है, मेनली मुख्यतः केंद्र हमारा उत्तर प्रदेश ही होगा। ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सहयोग में उपसर्ग हो जाता है सह, सहधन योग सहयोग। उपसर्ग देखिए शब्द के प्रारंभ में लगने वाले शब्दांश होते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते बहुत महत्वपूर्ण और पॉपुलर रचना है, प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की रचना है, ऑप्शन बी प्रेमचंद के फटे जूते। दिया होगा देखिएगा आप ई बुक में, जरूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए ई बुक में देखिए हमारे हरिशंकर परसाई मैंने दिया है, और हरिशंकर परसाई जी की जो रचना देखिए प्रेमचंद के फटे जूते, मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है इसके आगे। देखिए जिन लोगों ने ई बुक ली होगी पहले कवि परिचय वाली, तो उनका क्वेश्चन जरूर सही होगा। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट रचनाएं होती हैं मैं उनके आगे इंपॉर्टेंट भी लिखता हूँ, तो यहाँ से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बना था देखिए हरिशंकर परसाई से। ठीक है, ऐसे भक्तिन वाला जो था हमारा महादेवी वर्मा से क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो जो जो मैंने आपको बोला है वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आए हैं, आपने देख लिया होगा। तो ये हमारी ई बुक है दोस्तों, इसको आप ज़रूर परचेज कीजिएगा, बहुत ही नाम मात्र मूल्य में है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, देखिए एक कहानी यह भी, देखिए मन्नू भंडारी, ये देखिए आत्मकथा है, यहाँ से डायरेक्टली बना है क्वेश्चन ये मन्नू भंडारी। देखिए एक कहानी यह भी, तो आप देख सकते हैं बहुत ही नाम मात्र मूल्य में ई बुक मिलती है यार, आपने लेना चाहिए दोस्तों। ये कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ। देखिए मेहनत, हैंड राइटिंग नोट्स हैं ये सभी, बहुत मेहनत लगती है इन संकलनों को एकत्रित करने में। आपको एक ही जगह पे चीज़ मिलती है कुछ पैसा देकर, वो बड़ी बात नहीं है कि इतनी महंगी कितनी सस्ती है। हम इतना डेटा कलेक्ट करके जो आपके लिए लाते हैं ना, वो बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पे सब डेटा मिल रहा है ना, आपको तो भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, टाइम है, टाइम वेस्ट नहीं होगा फालतू का। ठीक है, तो ये बुक अगर अभी तक नहीं लिया, ये बुक आपने ले लीजिएगा। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई होगा प्रेमचंद के फटे जूते। देखिए हिंदी के साहित्यकार से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन गए अभी तक। कंठ्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए हिंदी में जो क वर्ग होता है, क वर्ग के सभी वहाँ के कंठ्य होते हैं, तो ग हो जाएगा इसमें। ईद का चाँद होना बहुत सिंपल है, बहुत दिनों बाद दिखना। बोलते हैं ना यार अरे भैया कहाँ हो गए थे ईद का चाँद आप, यानी कि बहुत दिन बाद, मतलब शहर से गायब हो गया बंदा, फिर आया बहुत दिन बाद। ईद का चाँद होना बहुत दिनों के बाद दिखना।
20वां क्वेश्चन था, देखिए सही वर्तनी वाला शब्द है तो आशीर्वाद। आशीर्वाद जो शुद्ध रूप होता है, ध्यान से देखेंगे बहुत लोग गलत करते हैं, शीर, बहुत से लोग सी में ही मात्रा लगाते हैं, लेकिन नहीं, वॉ के ऊपर होती है रॉ की मात्रा, आशीर्वाद ये होता है शुद्ध रूप। ठीक है, तो ये हिंदी के 20 क्वेश्चन थे। इसके बाद देखिए रीजनिंग के पूरे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन ही हैं, देखिए आप। पहला क्वेश्चन है इसमें तर्क वाला है, देखिए, क्या सेलफोन को सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? इसके जो तर्क दिए गए, हाँ, कुछ सार्वजनिक स्थानों जैसे पुस्तकालय और संगीत हॉल और दीर्घाओं में फ़ोन से दूसरों को परेशानी हो सकती है और उनकी अनुभूति नष्ट हो सकती है। दूसरा जो तर्क है वो है नहीं, सेलफोन के बिना जीवन असंभव है। तो यहाँ पर केवल सार्वजनिक जगहों पर बोला गया है, तो अब उत्तर क्या होगा इसका? देखिए, केवल तर्क एक प्रबल है, केवल तर्क दो प्रबल है, या तो एक तर्क प्रबल है या दो है, न तो एक है न तो दो है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो कथन है, तर्क है कथन के अनुसार, वो बहुत सही है। हाँ, कुछ सार्वजनिक स्थानों जैसे लाइब्रेरी होती है वहाँ पे तो नहीं होना चाहिए ना सेलफोन का यूज। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, सही आंसर होगा इसका, यदि केवल तर्क एक प्रबल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी में सही उत्तर भी दिया है, ऑप्शन ए ही सही है, केवल तर्क एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, तो यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम दिया है आपको। वेन डायग्राम में आपको ये पूछा जाता है कि कितने लोग क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सर्किल है वो स्मार्ट लोगों को दर्शाता है, और जो एरो है वो पोलाइट लोगों को दर्शाता है, और जो हमारा स्क्वायर है वो क्यूट लोगों को दर्शाता है। तो ये पूछ रहा है कि इस वेन आरेख में से कौन है केवल जो स्मार्ट और पोलाइट है। तो स्मार्ट और पोलाइट का कॉम्बो देखना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा पोलाइट है एरो, और ये सर्किल हमारा स्मार्ट है। तो इस एरो और सर्किल के अंदर जो होगा वह दोनों में होगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 होगा। देखिए 3 जो है सर्किल के अंदर भी आ रहा है और एरो के अंदर भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो 3 जो है वो स्मार्ट और पोलाइट को निरूपित करता है। तो ऑप्शन डी देखिए 3 दिया है इसने, सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किसी मैदान में एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। भैया ये आपको दिशाओं का बोध होना चाहिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, गलत हो गया, सही करते हैं इसको। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ऊपर होगा और साउथ ही होगा नीचे। तो आदमी ने क्या किया, ऊपर की तरफ मुंह किया, ये आदमी यहाँ को उत्तर की तरफ मुंह है उसका। ठीक है, अब वह व्यक्ति दक्षिणावर्त की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, उत्तर की तरफ मुंह है उसका, दक्षिणावर्त में 45 डिग्री घुमा हो भैया, ये हो गया 45 डिग्री यहाँ पे तक आधा। इसके बाद उसने क्या किया, वामावर्त 135 घूम गया फिर से। तो वामावर्त अगर वो 135 पूरा घूमता है यहाँ पे से, तो 135 उसका यहाँ तक हो जाएगा पूरा ये। तो अब वो उसका मुंह कहाँ पर है, तो उसका मुंह पश्चिम की तरफ है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर डी, पश्चिम, सही है बिल्कुल। इसमें देखिए नंबर सीरीज दी है आपके, नंबर सीरीज देखिए क्वेश्चन 10 पूछे हैं पूरे रीजनिंग के, ध्यान रखेंगे आगामी परीक्षाओं में भी यही पैटर्न रहेगा, इसलिए मैं बोला था इस वीडियो को नहीं छोड़ना है आपने। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पूरे पूछ रहा है अब आयोग ऑनलाइन एग्जाम में। देखिए श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करनी है। 11 है, 24 है, 50 है, 102 है, 206 है। ठीक है, तो 11 दूना 22, 2 24, 24 दूना 48, 2 50, 50 दूना 100, 102, 206 का डबल कर दो, फिर 2 जोड़ दो, तो ये हो गया 212, 412, 412 में 2 जोड़ेंगे तो 414, ऑप्शन बी सही है। आज गुरुवार है, तो 91 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा भैया? तो इसको बहुत सिंपल तरीके से करेंगे हम। ठीक है, आज गुरुवार है, तो देखिए आज गुरुवार है और गुरुवार में 91 जोड़ दो, मतलब 91 में हमारा एक और जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 92 डेज होंगे ना टोटल। आज गुरुवार है, 91 दिनों के पश्चात कौन सा होगा, तो 92 डिवाइड बाई 7, तो 7 1 जा 7 और आया 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7 3 जा 21। ठीक है, बचेगा कितना, 1, तो 1। ठीक है, 0 आना चाहिए था अगर गुरुवार आंसर दिया है। चलिए इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं इसको देखेंगे हम। वैसे तो काउंटिंग करके भी आ जाता है इसका आंसर, लेकिन काउंटिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपका, काउंटिंग नहीं करनी है। ठीक है, अगर हम वैसे देखते हैं 91 धन 7 के हिसाब से मैं देखता हूँ 98, तो 14 7 98, 14 मतलब डिवाइड बाय हमारा, अगर सप्ताह के हिसाब से देखते हैं तो सेम डे आता है। तो बहुत से मेथड होते हैं, अभी इसको थोड़ा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। जल्दी इस पर मैं आपको रीजनिंग वाली सीरीज़ में ये दे देंगे। ये बहुत बार मैं देख रहा हूँ कि कैलेंडर में होता है ना, जैसे 2014 मार्च 31 को सोमवार था, तो 2015 मार्च को कौन सा दिन होगा, इस तरह के क्वेश्चन बने, इस पर मैं ज़रूर आपको एक वीडियो दूंगा। ठीक है, अगला आपको देखिए यहाँ पे जो ये स्टार होता है इसके जगह सिंबल दिए होते हैं, तो ये सिंबल यूज़ करके इक्वेशन सॉल्व करनी थी, ऐसे क्वेश्चन था। अगला आपको मिरर से आ गया था क्वेश्चन, अगर इसको हम देखिए दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा,
ठीक है। तो इसके लिए एक मेथड होती है दोस्तों, आप इसको एग्जाम में किसी पेपर में लिख के उल्टे साइड से देखेंगे तो फिर भी सही दिखता है ये। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे दिखेगा। करेक्ट आंसर बी में है। अगला क्वेश्चन था, देखिए, अगर कार्स प्रश्न चिन्ह को ऐसे विकल्प से बदले जो पहले युग में लागू समान तर्क का अनुसरण करता है। कार्स पैक, शिप्स फ्लीट। ठीक है, कार्स जो होते हैं पैक में होते हैं, ठीक है, कार्स जो होते हैं पैक होते हैं ना, शिप्स जो होते हैं फ्लीट होते हैं। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। अगला ये कोडिंग डिकोडिंग है भैया, ये तो सिंपल होता है, जेंट को ये लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें आपको देखना पड़ता है क्या रिलेशन है लेटर का आपस में, फिर होता है। ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए भैया कितने त्रिभुज हैं चित्र में, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, छोटा नहीं हो पा रहा है। तो ये ट्रायंगल थे भैया, इसमें तो ट्रायंगल हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 तो सीधे हो जाएंगे इसमें, ठीक है, और 4 वैसे हो जाएंगे। एक ये वाला 5 6 7 और एक नीचे वाला 8, तो 8 होंगे इसमें, ठीक है। बाकी इसमें कोई ट्रिक है नहीं, 8 होंगे इसमें, 8 ही दिया है सही आंसर। आप देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के, मैंने बोला नहीं पूरे 10 क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान से देखिए। 20 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पूरे पूछे, देखिए आए हुए। आने वाले एग्जाम्स में भी ये देखने को मिलेगा पैटर्न आपको, कम से कम भी नहीं तो 10 क्वेश्चन पूछना है रीजनिंग का। 30 ही क्वेश्चन बचे जीएस के, अब उसमें करंट अफेयर भी होंगे इक्का दुक्का। तो देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आए, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में महाशक्तियों के रूप में कौन से देश उभरे थे। ये सीधे क्वेश्चन कहाँ से बने हैं पता है, जो हमारे 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी होती है वहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं सीधे। जीएस जो हमारे सामान्य अध्ययन होता है, सामान्य विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, अपने एसएसटी जिसको हम बोलते हैं, सोशल स्टडी, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बने। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारे 2 महाशक्ति उभरे, यूएसए और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। फिर उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है ना, शीत युद्ध जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। भारतीय संसद द्वारा औद्योगिक नीति संकल्प कब अपनाया गया था, तो 1956 में आई थी औद्योगिक नीति संकल्प। देखिए कितने डेप्थ में क्वेश्चन है। निम्न में से किसकी खेती गोंड जनजाति द्वारा की जाती थी, तो गोंड जनजाति हमारी करती है स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है वो। जनजातियों में ज़्यादा ये होता है जो स्थानांतरित कृषि या झूम खेती होती है ना, वही करते हैं। कभी भी अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है और तुक्का मारना चाहते हैं तो ऐसे चले जाइएगा आप झूम खेती के साथ। देसी प्रेस अधिनियम कब लाया गया था, तो देखिए 1878 में लाया गया था देसी प्रेस अधिनियम। यहाँ पे कुछ लॉर्ड लिटन ने ना बहुत ही बैन कर दिया था उसमें, समाचार पत्रों को करा था ना, लॉर्ड लिटन था जो, तो उसी समय आया था ये। किस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कार्य करता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए हिंदी कितनी जटिल बना दी है भैया, हिंदी समझ में ना आए तो फिर आपने देखना है इंग्लिश वर्जन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अंडर विच मिनिस्ट्री डज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर फंक्शन करता है, तो ये होता है दोस्तों हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के लिए मानक याम्योत्तर कौन सा है, तो स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है हमारे लिए वो हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, सिंपल क्वेश्चन था ये तो 1973 में। जीएस के क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि आते नहीं कंप्यूटर के क्वेश्चन। ये क्या है भैया, ये कंप्यूटर के तो क्वेश्चन है, इसलिए कंप्यूटर वाली जो टेस्ट सीरीज चलती है ना चैनल पे उसको मिस ना करें आप लोग। कोबोल जो है भाषा है, कोबोल जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस नहीं है ये, बाकी सभी ओएस हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये हमारी नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा है, ठीक है। नेल्सन मंडेला जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी साउथ अफ्रीका में, जिनको नोबल शांति भी मिला है और भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी है। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के संस्थापक कौन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ग्रामीण बैंक की शुरुआत बांग्लादेश से ही होती है, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। आज भी आप देखते हैं जो बांग्लादेश की टीम है ना क्रिकेट की, उनका स्पॉन्सर ग्रामीण बैंक ही होता है, उनकी जर्सी पे लिखा होता है। तो मोहम्मद यूनिस जो थे इन्होंने ग्रामीण बैंक को फाउंड किया था, फाउंडर थे ये। अगला क्वेश्चन था बेसिक का पूर्ण रूप, देखिए भाषा जो बेसिक यूज की जाती है कंप्यूटर में उसका पूछा गया है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी कि ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा यौगिक हिमालयन यू ट्री से निकाला जाता है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा इसको, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो हिमालयन यू ट्री से निकाला जाता है टैक्सोल, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है टैक्सोल। हिमानी ग्लेशियर, हिमानी मिट्टी जो ग्लेशियर क्ले होती है उसका घना जो निक्षेप होता है ना उसको करेवा कहा जाता है।
देखिए हमारी जो हिमानी मिट्टी ग्लेशियर क्ले होती है, मोरेन होते हैं, क्या होते हैं, हमने उत्तराखंड जो कोर्स चल रहा था हमारे एप्लीकेशन पे उसमें पढ़ा है उत्तराखंड के भूगोल में। मोरेन क्या होते हैं, बर्फ द्वारा जो निर्मित, बर्फ के भूस्खलन द्वारा निर्मित जो आकृतियाँ बनती है कौन कौन सी बनती हैं, ये सब भूगोल में पढ़ा है ना हमने। तो ऐसे जो करेवा बनता है ये ग्लेशियर क्ले का निक्षेप होता है। निक्षेप मतलब एक हिसाब से मटेरियल जमा अवसाद टाइप का। तो ये हमारा पाया जाता है कश्मीर में। ऑप्शन ए सही आंसर था इसका। सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। सिंपल क्वेश्चन। इन्हीं को पहला क्या मिला था, भारत रत्न। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। ठीक है, ऑप्शन है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एचडीआई को पब्लिश करता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। चलिए कमेंट करें, मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रिसेंट रैंक है वो कौन सी है बताइए। भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, जो योजना आयोग जो आया ना अस्तित्व में, इसमें सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो हमारा पीसी महालनोबिस को जाता है। पीसी महालनोबिस, यानी कि हम बात करें प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, महालनोबिस मॉडल, गाडगिल मॉडल, ये सभी पढ़ने अपने। हेराल्ड डोमर मॉडल क्या था, ये पढ़िए भैया, आपको दिया है लूसेंट में, दिया है बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन सभी लूसेंट से बने, ऐसा नहीं कि लूसेंट के बाहर बने क्वेश्चन। लूसेंट सामान्य अध्ययन जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं और परीक्षा वहाँ जो अच्छे से पढ़ते हैं, हिंदी लूसेंट जो पढ़ते हैं, और साथ ही पुराने जो पेपर हो गए हैं और जो नए प्रैक्टिस सेट और कुछ नई चीज़ें और कुछ यूनिक कंटेंट देखते हैं वो यूट्यूब चैनल से, उनका सिलेक्शन डन है। इनमें से कौन सी संधि गैर परमाणु हथियार वाले देशों को परमाणु हथियारों को प्राप्त करने से रोकती है। तो ये हमारी संधि हुई थी परमाणु अप्रसार संधि, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन बोलेंगे इसको। अगला ये, किस संगठन ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। तो करंट का क्वेश्चन बन गया भैया, डीआरडीओ। ठीक है, रक्षा एवं अनुसंधान जो संगठन है, तो भैया इसने मनाया अपना 63वां स्थापना दिवस। तो ये करंट का क्वेश्चन है। कांस्य प्रतिमा बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो पिघला हुआ मोम तकनीक का प्रयोग हुआ था कांस्य प्रतिमा बनाने में। ठीक है, प्राचीन भारत से क्वेश्चन बन गया। देखिए, भारत के साथ 1947 में गतिरोध समझौता, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसने किया था। ये बहुत कठिन क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको, बहुत ही कठिन है, ये डेप्थ वाला क्वेश्चन है। किसी एग्जाम से पैटर्न को कॉपी किया गया है ये। यूपी का कोई एग्जाम देख रहा था मैं, उसमें भी प्रश्न आया था। तो गतिरोध समझौता जो हुआ था ना, स्टैंड स्टिल समझौता, ये निज़ाम ने किया था हैदराबाद के उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। ये जो हमारे देखिए गतिरोध समझौता, हरि सिंह तो है ही नहीं ना, हरि सिंह तो फिर बाद में पलट ही गए थे जब पाकिस्तान ने अटैक किया था वहाँ से। जब ये हमारे शहीद हो जाते हैं, जो पहले परमवीर चक्र प्राप्त करते हैं, कबीले आई का आक्रमण हो जाता है ना कश्मीर पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब देश आज़ाद हुआ ना, उसमें भी कुछ रियासतों ने बहुत पंगा किया। इसको आप देखिएगा, यूट्यूब में वीडियो मिल जाती हैं, हैदराबाद का विलय कैसे होता है और कश्मीर का विलय कैसे होता है भारत में, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो बहुत ही आउट लेवल क्वेश्चन बोलूँगा मैं आपको कि किस स्वतंत्रता सेनानी 1000 का अभियान चलाया था। ठीक है, एक्सपीडिशन ऑफ 1000, ये नाम ही इतना क्रिटिकल नेम है, या बोल सकते हैं इतना एक यूनिक नेम है, बोलने में अजीब लग रहा है इसको। तो देखिए, जुजप्पे गारिबाल्डी, गैरीबाल्डी होना चाहिए। ठीक है, गैरीबाल्डी। अच्छा, गैरीबाल्डी से क्वेश्चन बना है। वैसे देखिए क्वेश्चन को बहुत रिफ्लेक्ट किया गया, 1000 का अभियान। ठीक ठीक ठीक। तो ये क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, और वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक जरूरी हो गए इस हिसाब से। ठीक है, तो किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1000 का अभियान कराया। तो ये गैरीबाल्डी है, इटली से बात आ रही है, पूरी इटली का जो क्रांति हुई थी वहाँ से है संबंधित सभी चीज़ें। तो ये पढ़ेंगे जल्दी हम, इसको जरूरी हो गया देना। नेपोलियन बोनापार्ट की हार के पश्चात निम्न में से कौन सी संधि हुई। देखिए ये क्वेश्चन भी पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री से ही है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम में, एसएससी और रेलवे वगैरह में भी। वियना की संधि हुई थी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से लिखे अल्फ्रेड मार्शल ने। रिपीटेड क्वेश्चन है तो। पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है बांगर, नई जलोढ़ मृदा को कहा जाता है खादर। पार्टीशन ऑफ इंडिया निम्न में से किस सिद्धांत का परिणाम था। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया जो हुआ था, भारत विभाजन, ये हमारा द्विराष्ट्र सिद्धांत हुआ था, 2 नेशन थ्योरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, देखिए महामंदी का वर्ष कब हुआ था। तो विश्वव्यापी जो महामंदी आई थी ना, बहुत भयंकर परिणाम हुए थे इसके। यूएसए में तो बहुत ही ताबड़तोड़ इसके परिणाम देखने को मिले थे, मतलब बोला जाए कि बहुत ही चपेट में आ गया था पूरा वर्ल्ड महामंदी की। तो डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं महामंदी को।
ठीक है। मंदी को डिप्रेशन बोलते हैं, महामंदी ग्रेट डिप्रेशन हो गया यहाँ पे। तो 1921 में आई थी, 1929 में माफ़ कीजिएगा, 1929 में आई थी विश्वव्यापी महामंदी। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया किसी एग्जाम में। एंड देखिए फिर उसके बाद 90 और 91 का जो टाइम आया जब भारत ने उदारवादी नीति की घोषणा की थी, उस समय भी बहुत मंदी का समय चल रहा था, ठीक है। तो कुछ ईयर होते हैं, याद रखने हैं आपने इनको। निम्न में से किस वर्ष में स्वतंत्रता के लिए यूनानी ग्रीक संघर्ष शुरू हुआ था? ये भी बहुत कठिन क्वेश्चन बोलूँगा मैं। यूके ट्रिपल एस सी क्या हो गया आप लोगों को, ऐसे तो कैंडिडेट्स स्कोर ही नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ही कठिन क्वेश्चन डाल दो ऑनलाइन एग्जाम्स में। तो देखिए दोस्तों, इसी हिसाब से थोड़ा पैटर्न, अब ये नहीं है, हाँ मैं यहाँ पे नहीं ये नहीं बोलूँगा, देखिए मैं पूरा वीडियो देखना इसलिए बोला था आपको। ज़रूरी नहीं अगले जो एग्जाम होगा ऑनलाइन वहाँ पे आपको सभी वर्ल्ड हिस्ट्री के ही क्वेश्चन देखने को मिले। ऐसे ही प्राचीन इतिहास के ही क्वेश्चन डाल देगा वो ज़्यादातर, ऐसे वो मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन डाल देगा, ऐसे वो संविधान सभा से क्वेश्चन डाल देगा ज़्यादा। ऐसा होता है ऑनलाइन एग्जाम में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करना है उन्होंने, उनको कोई मतलब है नहीं। जो पढ़ने वाला बच्चा वो एक एवरेज स्कोर तो करता ही है ना सिलेक्शन के करीब वाला। नॉर्मलाइजेशन होगा, थोड़ा किस्मत डिपेंड करती है, थोड़ा पेपर का लेवल डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ें होती है, तो इस हिसाब से ना पढ़ें कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी आगामी परीक्षा में। हालांकि ये चैप्टर भी हम करवाएंगे, जरूरी है आप खुद से भी पढ़िएगा इसको। ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। 1821 में हुआ था ग्रीक संघर्ष। महामारी पश्चात विश्व में भारतीय शहर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इंडियन सिटीज़ इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड रिपोर्ट, ये करंट का क्वेश्चन है भैया। ये विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए फिर से आपका क्वेश्चन बन गया कंप्यूटर से, आप बोलते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन आते ही नहीं है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोला था बायोस। और लास्ट क्वेश्चन है जीएस का, देखिए भैया, पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र आईओआर में निम्न में से किस देश ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर दिसंबर 2020 में पैसेज एक्सरसाइज किया है? तो पैसेज जो एक्सरसाइज है दोस्तों, ये हमारी भारत और रूस के बीच में हुआ था, भारतीय और रूस की नौसेना। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारे जीएस का पोर्शन, हिंदी रीजनिंग जीएस देख लिया। अब आएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए थे, लेवल वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, और बहुत से क्वेश्चन हमारी वीडियो से थे। तो यूट्यूब पर जितने प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाता हूँ, टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज, कम्युनिटी बोर्ड टेस्ट सीरीज, इसके साथ सामान्य जी के टेस्ट सीरीज, हिंदी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज, जो भी इनको फॉलो करते हैं ना उन लोगों को वास्तव में पता चला होगा। देखिए कितने क्वेश्चन बने हैं। करंट अफेयर की जो सीरीज है वो फॉलो कीजिए। हमारी वेबसाइट पे जाइए himuvantuk.com, वहाँ पर यूके के करंट अफेयर मिल रहे हैं आपको डेली। आजकल यूके के डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं फ्री में, हिंदी के मिलते हैं, अन्य वरियस कंटेंट मिलते हैं, सब फ्री मिल रहा है यार भैया, अटैम्प्ट करना है आपने। और ऐसे मोड में देते हैं वहाँ पे, ऑनलाइन मोड में ही हम, हाँ वेबसाइट पे अपने क्विज के माध्यम से। आपको सही आंसर होगा तो ग्रीन दिखेगा, गलत होगा तो रेड दिखेगा। उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ खोला गया है, किस जिले में? ये करंट में किया था हमने, हरिद्वार में खोला गया है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शिखर उत्तराखंड में स्थित है? तो बहुत सिंपल था, नीलकंठ पर्वत उत्तराखंड में, बाकी ये पर्वत नहीं है इनमें से कोई भी। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? तो ये हमारा भैया कस्तूरी मृग है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया? देखिए मैंने सेपरेट वीडियो दी थी ना आपको 1-2 महीने पहले, आसन वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किया गया। रामसर क्या होता है? रामसर जो सम्मेलन हुआ था, ये विश्व के जितने भी वेटलैंड होते हैं, दलदली भूमि वाले क्षेत्र होते हैं, उनको क्या करता है? संरक्षित करता है। तो आसन वेटलैंड हमारा देहरादून में है, प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है ये, हज़ारों प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे। उसी टाइम पे वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए, और देखिए आसन यहाँ से क्वेश्चन बन गया। तो उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है आसन संरक्षण, आसन कंजर्वेशन, कहाँ पे है? देहरादून में है, ध्यान रखेंगे। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कब आयोजित हुआ? देखिए कहाँ आयोजित हुआ, माफ़ कीजिए। तो कुमाऊं परिषद का दूसरा जो अधिवेशन हुआ था हल्द्वानी में हुआ था। इसके लिए ट्रिक दी थी ना मैंने आपको कुमाऊं परिषद के अधिवेशन को याद रखने की। दोस्तों आप मेरा बिलीव कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, कुमाऊं परिषद, कुली बेगार आंदोलन, उत्तराखंड में ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ये कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक हैं जहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनेगा, गारंटीड बनेगा, बनेगा ही बनेगा। कुली बेगार वाला देख लो आप, उत्तराखंड के इस एग्ज़ाम से पहले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम को आप देख लो, पेपर देख लो। कुली बेगार से अगर क्वेश्चन नहीं बना होगा तो आप मुझे कमेंट करना। कुली बेगार के लिए जो ट्रिक बताई थी मैंने, आज एचएमटी को बंद किया है, इतना भी जिसको याद होगा ना उसने कर लिया होगा। आज एचएमटी को बंद किया है, ये एक लाइन भी याद होगी तो चारों अधिवेशन याद आ गए होंगे उनको। आज देखिए, ए से था अल्मोड़ा, जयदत्त जोशी पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी और तारादत्त गैरोला को बंद किया है, तीसरा अधिवेशन कोटद्वार, बंद से बद्रीदत्त जोशी, चौथा अधिवेशन किया है काशीपुर, है से हरगोविंद पंत। तो भैया कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र कहाँ हुआ? फिर एच फॉर हल्द्वानी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में ही होता है,
दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में होता है 1918 में, तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में होता है 1919 में, और चौथा अधिवेशन कहाँ होता है? काशीपुर में, हरगोविंद पंत। चौथे अधिवेशन में ही कुली बेगार उन्मूलन प्रस्ताव लाया जाता है, बिल्कुल प्रखर ध्वनि के साथ की, यानी कि अब तो भाई हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, अगर नहीं करोगे कुली बेगार बंद तो हम भैया हिंसक रूप भी अपनाएंगे, फिर ये बातें भी होने लगती हैं। और फाइनली क्या होता है, 20 में जब अधिवेशन हुआ दिसंबर माह में, उसके 10-15 दिनों के अंतर्गत ही उत्तराखंड की धरती से कुली बेगार खत्म हो जाता है भैया। होता है ना बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में। पहाड़ी राज्यों के कारोबार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड के करंट का क्वेश्चन था, करंट में बताया गया था आपको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहाड़ी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया था भैया। सही बात है, बहुत अच्छा पेपर बनाया उत्तराखंड के संदर्भ में मैं बोलूँगा, उत्तराखंड के क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे आयोग ने। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो देहरादून। देखिए हरिद्वार है ही नहीं ऑप्शन में, केवल देहरादून है, तो देहरादून बहुत सिंपल है। उत्तराखंड द्वारा पहली बार किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? देखिए करंट के क्वेश्चन देख लीजिए, देहरादून में किया गया था। उत्तराखंड में गर्मी के मौसम को क्या कहा जाता है? तो गर्मी के मौसम को रोड़ी कहा जाता है, यहाँ पे रोड़ी दिया है, रोड़ी होता है वैसे, ठीक है, रोड़ी या खरसाऊ बोला जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर कितनी है? तो 30.24% के आसपास है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा लोक संगीत उत्तराखंड का है? तो भैया झूरी मांडो सुरमा ये नहीं है, झोड़ा है, बहुत सिंपल था, झोड़ा किसी ने भी कर लिया होगा ये। उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल में ही निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड वेलनेस समिट, ये बहुत चर्चा में था उत्तराखंड वेलनेस समिट, प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया था इसमें, बहुत से नेशन से लोगों ने भाग लिया था, और ये नई दिल्ली में हुआ था संपन्न, ऑप्शन डी, ठीक है। तभी बोलता हूँ दोस्तों, जो भी लोग अखबार नहीं पढ़ते ना, उन लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, अखबार डेली रूटीन में, अपने तैयारी के रूटीन में डेली एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना आवश्यक है। आपको करंट अफेयर्स देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है फिर, अगर आप अखबार भी पढ़ते हैं ना, तो ये चीज़ें सभी अखबार में आती हैं। रोज़ फ्रंट पेज में आप देखेंगे, अमर उजाला, दैनिक जागरण, कोई भी पेपर देख लें आप, जनसत्ता, हिंदुस्तान, वहाँ पे उत्तराखंड का जो फ्रंट पेज होता है, वहीं पे जो होता है करंट अफेयर, फ्रंट और सेकंड पेज में ही होता है, वो उतना भी पढ़ेंगे तुम्हारा काम बन जाएगा, तो ये थोड़ा आदत डालिए आप। निम्न में से किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय, ये नया बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन था, ये देवभूमि वैक्स म्यूजियम जो है ये देहरादून में स्थित है, इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन डी। निम्न में से किस त्योहार में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की जगह फूलों और फलों को फेंकने से बदल दिया? तो बहुत सिंपल है, जो हमारा पाषाण युद्ध होता है देवी धुरा बग्वाल मेले में, ठीक है, तो पाषाण युद्ध जो पत्थरों का युद्ध था, इसकी जगह हाईकोर्ट ने बोला भैया पत्थरों से चोट लगते हैं, लोग घायल होते हैं, खामों में जो युद्ध होता है, आप बिल्कुल फूल फलों से आप एक दूसरे पे युद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये देवी धुरा उत्सव बग्वाल मेले की बात हो रही है यहाँ पे। निम्न में से किस कतूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, भूदेव ने किया था, ठीक है, ऑप्शन ए। सहस्त्रताल डैश डैश ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है? तो सहस्त्रताल देखिए, गंगोत्री, बंदरपूछ, डोगरानी, गंगोत्री, बंदरपूछ, डोगरानी, ठीक है, गंगोत्री, बंदरपूछ, डोगरानी तीनों उत्तरकाशी में है। और सहस्त्रताल कहाँ पे है? इतना तो सबको याद है, टिहरी में है। तो टिहरी ग्लेशियर, जो टिहरी गढ़वाल है वहाँ पर खतलिंग ग्लेशियर है, बिलंगना नदी निकलती है, तो खतलिंग ग्लेशियर के जस्ट पश्चिमी छोर पर सहस्त्रताल है, ठीक है, गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है कभी कभी, 3 तो वैसे डिलीट हो गए थे, खतलिंग बिल्कुल सही हो जाता है इसमें। उत्तराखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है भैया 53,483 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी। उत्तराखंड दिवस प्रत्येक किस वर्ष मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को भैया हमारा राज्य बना था, तो 9 नवंबर को ही हम उत्तराखंड दिवस मनाते हैं। टपकेश्वर मेला डैश डैश नदी के पूर्वी तट पर एक पौराणिक स्थान में होता है? तो टोंस नदी के पूर्वी तट पर होता है टपकेश्वर मेला, बहुत फेमस है ये मेला देहरादून का, है ना, टपकेश्वर महादेव मेला। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? देखिए ग्रामीण लिंगानुपात अलग है उत्तराखंड का, शहरी लिंगानुपात अलग है उत्तराखंड का, टोटल लिंगानुपात अलग है उत्तराखंड का। कर दिया ना कंफ्यूज क्वेश्चन ने। तो उत्तराखंड का जो 2011 की सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग ग्रामीण जो लिंगानुपात था वो 1000 था, यानी कि 1000 महिलाओं पे फिक्स, 1000 पुरुष भी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, नो डाउट। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसका। देखिए थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन, बहुत गहराई में क्वेश्चन पूछ दिया। उत्तराखंड में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार किस जिलों में सर्वोच्च लिंगानुपात है? देखिए ये बहुत ही यार, इतना भी मतलब नहीं पूछना चाहिए क्वेश्चन एक हिसाब से देखा जाए।
आयोग की मर्जी है भैया वो तो। अब ऐसे क्वेश्चन कभी स्किप भी कर देने चाहिए, ज़्यादा इसमें तीतर नहीं बनना है, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बहुत ही हटके हैं लीक से, उनको छोड़ दो, क्योंकि वो आपके लिए ही नहीं सभी के लिए कठिन है। अब ये क्वेश्चन ही हम देखें तो देखिए, सर्वोच्च लिंगानुपात यहाँ पे बोला जा रहा है वार्षिक सर्वेक्षण में 2011-12 के अनुसार बोल रहा है वो, ठीक है। तो सर्वोच्च लिंगानुपात सभी आयु वर्गों में टिहरी गढ़वाल आयोग ने दिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो अभी देखना भी पड़ेगा, मैं भी श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन में, तो टिहरी आंसर दिया हुआ है हालांकि आयोग ने। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट जो आई थी 2019 की वन रिपोर्ट आई थी, इसके अनुसार किस जिले में वन प्रतिशत सबसे अधिक है। तो क्षेत्रफल जो है ना वन प्रतिशत में पूछा, देखिए प्रतिशत में सबसे ज़्यादा नैनीताल में, ऑप्शन डी सही दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है। किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है। तो नीलकंठ शिखर को गढ़वाल की रानी कहा जाता है, क्यून ऑफ गढ़वाल, नीलकंठ पीक को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, वो अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, निम्न में से पंच केदार का हिस्सा नहीं है। तो कल्पनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ ये सभी पंच केदार है हमारे, मद महेश्वरनाथ और केदारनाथ। बैजनाथ नहीं है भैया, इसमें बहुत सिंपल था ये। चट्टानों के शिवालिक पारिस्थितिकी तंत्र के युग को क्या कहा जाता है। देखिए बहुत गहराई में क्वेश्चन पूछ लिया। द एरा ऑफ शिवालिक इकोसिस्टम ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड। तो शिवालिक इकोसिस्टम ऑफ रॉक्स का जो एरा है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स, यानी कि स्तनधारियों का युग। बहुत कठिन क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको भी। अगला देखिए, हाल में ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर में हमने करवाया था आपको, RS चौहान जी बने हैं, ठीक है। तो RS चौहान जी उत्तराखंड के आज वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला देखिए, बिरादरी पंचायत किस जनजाति का राजनीतिक संगठन है। तो यहाँ पे बिरादरी जो पंचायत है वो बुक्सा जनजाति में है। आयोग ने थारू दिया हुआ है इसका आंसर, ठीक है। तो थारू तो नहीं है इसका आंसर, बुक्सा है। बुक्सा जो जनजाति है वहाँ पर बिरादरी पंचायत प्रचलित है, इसमें प्रत्यावेदन हो सकता है। बाणासुर किले का एक नाम किसके नाम पे रखा गया था। तो बाणासुर किले का नाम राक्षस के नाम पे था, ठीक है, राक्षस, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग स्थापित की गई थी। तो अ विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन कुमाऊं इन 1912, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसमें। 1912 में तो बनते हैं ना, कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1912 में होती है। इसके बाद होम रूल लीग बना देते हैं हमारे कुछ लोग गरम दल वाले, जिसमें हमारे बद्रीदत्त पांडे वगैरह होते हैं। इसको देखते हुए प्रेम सभा बन जाती है काशीपुर में, ठीक है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की शाखा के रूप में हमारा गोविंद वल्लभ पंत जी प्रेम सभा बना देते हैं। उसके बाद 1916 आते आते तो भैया कुमाऊं परिषद बन जाता है, क्षेत्रीय संगठन। फाइनली क्या होता है, सभी लोग मिल जाते हैं, बन जाते हैं, फिर वही होता है, सभी बोलते हैं ना, वो मुहावरा बोलना तो नहीं चाहिए अपने लीडर्स के बारे में हमने, और लास्ट में गठबंधन बन जाता है 1926 में, मतलब 1926 में कुमाऊं परिषद से सभी चीज़ें मर्ज हो जाती हैं भैया, कांग्रेस में चले जाते हैं सभी लोग। ये फिर निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो अल्मोड़ा तो नहीं करता, बागेश्वर नहीं करता, टिहरी नहीं करता भैया, पिथौरागढ़ बिल्कुल सही आंसर है, पिथौरागढ़, ऑप्शन डी। अगला देखिए, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है। तो बहुत सिंपल है, देखिए भोलघाट नहीं है भैया, पेंसिला नहीं है, पंगसो नहीं है, माणा दर्रा जो है उत्तराखंड में है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। उत्तराखंड के क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए हैं, मतलब एक जिस हिसाब से एक बच्चा तैयारी करता है ना, केवल रटंती विद्या वालों के लिए क्वेश्चन नहीं है, जो थोड़ा समझदारी के साथ पढ़ते हैं, चीज़ों को समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा पेपर है। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, कोई भी चीज़ जो है ना उसको रटना नहीं है, उसको समझना है आप लोगों ने। निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज है, ठीक है, RIMC। तो ये हमारे देहरादून में, ये RIMC हो गया, हमारा IMA हो गया, दोनों देहरादून में तो है। वृक्षारोपण, वर्षा जल संरक्षण आदि के लिए जो कैंपा फंड होता है ना, कैंपा फंड क्या होता है मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिलता है, बहुत बड़ा फंड कैंपा फंड मिला था उत्तराखंड को लास्ट ईयर, है ना। तो उत्तराखंड के लिए 2020-21 के लिए कैंपा योजना के तहत कितना फंड सरकार ने यहाँ पे तय किया है। देखिए न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते तो इस क्वेश्चन को आप कर लेते। उत्तराखंड PCS का जो लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, अगर वहाँ भविष्य में पेपर होगा तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भैया, वहाँ पे आपको याद रखना है कैंपा में कितना पैसा दिया गया है, उत्तराखंड में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कोई भी वन्य जीवों के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पर गवर्नमेंट का कितना रहा, उत्तराखंड में ग्रोथ कितनी रही, GDP ग्रोथ क्या रही, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके PCS, लोअर PCS एग्जाम में। और यहाँ पर UKSSC ने भी क्वेश्चन इसमें शामिल किया, बहुत अच्छा लगा गहराई में। इसलिए मैं बोलता हूँ भैया न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए आप लोग। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आप करंट के क्वेश्चन बहुत गलती करेंगे उत्तराखंड में। कई बार हमसे भी कुछ पॉइंट छूट जाते हैं करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में, तो इसलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना रेगुलर रखें हमेशा। 215 करोड़ का प्रावधान किया गया था इसमें।
उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो प्राथमिक जो हमारे प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, यहाँ पे शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए शिक्षा मित्र योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, तो सिंपल ही था वैसे देखा जाए। नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है? तो नंदप्रयाग में नंदाकनी और अलकनंदा का संगम होता है। पंचप्रयागों को याद कर लीजिएगा अच्छे से आप। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शासक किसी साम्राज्य के भीतर क्षेत्र पर विभिन्न रियासतों को एकजुट करने और मजबूत करने में सफल रहा, उसका साम्राज्य गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा। देखिए मैंने क्या बोला अभी, रटने वाले क्वेश्चन सभी को याद होंगे वन लाइनर से, ये समझने वाला क्वेश्चन है नहीं। अगर जो इसको समझ नहीं पाएगा अच्छे से, आप कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो यहाँ पर आपने बताना है इनमें से गढ़वाल का पंवार वंश का कौन सा शासक था जिसने गढ़वाल का एकीकरण किया और गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया? तो ये अजय पाल था, इसी ने तो गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किया था, है ना। ऑप्शन भी। देखिए क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से पेश किया है पे यूपी SSSC ने। इन निम्न में से किस वर्ष चमोली में भूकंप आया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो भैया चमोली में भूकंप आया था 1999 में, बहुत तेज भूकंप था, ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए 0.83% होना चाहिए था, ठीक है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो 0.83% था इसका आंसर। अब 83 के आसपास 84 ही बचता है फिर। अब आयोग इसको सही मान रहा है तो सही आंसर है, वैसे प्रत्यावेदन हो सकता है इसमें भी, है ना। और लास्ट क्वेश्चन था उत्तराखंड जीके का, मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? बहुत सिंपल था। तो कोटेश्वर हो गया, मनेरी हो गया, ये सभी हमारे भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। तो दोस्तों देखिए पूरे 100 क्वेश्चन हमने देख लिए। ये पेपर था आशुलिपिक जो स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट वैयक्तिक सहायक का। यही पैटर्न आपका फॉलो होगा भैया जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक, जो 756 पोस्ट हैं, और जो हमारे 746 पोस्ट हैं, और जो हमारे 854 पोस्ट हैं वीडियो वीपीडीओ सहायक समीक्षा अधिकारी। इसके साथ साथ उसमें और भी पोस्ट थे, सुपरवाइज़र वगैरह, ठीक है, और प्रबंधक की पोस्ट थी उसमें, उद्योग प्रबंधक। तो यही पेपर पैटर्न रहने वाला है आपका दोस्तों। तो इसी के आधार पे आपने तैयारी करनी है, और इस पेपर को पूरा देखने के बाद इसके आधार पे आपके कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है और उत्तराखंड करंट अफेयर्स, आजकल देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स में वीडियो नहीं दे पाता, लेकिन वेबसाइट पर प्रॉपर आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स क्विज के माध्यम से करवाया जाता है। तो वेबसाइट को फॉलो कीजिएगा हमारी ज़रूर। हमारी वेबसाइट का लिंक है himavantuk.com, ठीक है, himavantuk.com, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो लोग हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़िए। हिंदी का तो मैं रिकमेंड करूँगा ही, उत्तराखंड मत लो आप, उत्तराखंड ज़रूरी नहीं है, लेकिन हिंदी का आप ज़रूर लीजिएगा। जो पेड कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे है, तो एप्लीकेशन के स्टोर पे जाएंगे तो हिंदी का कोर्स मिलेगा, क्योंकि बहुत से हिंदी के प्रश्न डायरेक्टली कोर्स से बने हैं। तो आप सभी लोगों को लेना चाहिए हिंदी का कोर्स, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको समझने हैं हिंदी में बहुत अच्छे से। भाषा वाला टॉपिक हो गया, उसके साथ साथ जो हमारे पत्र लेखन वाला टॉपिक है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो पेज लेआउट फ़ॉन्ट वाला टॉपिक है हिंदी में, हिंदी पत्रकारिता वाला टॉपिक है, हिंदी की पत्रिकाएं जो है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो हमारा जनसंचार वाला टॉपिक है, तो ज़रूर देखना चाहिए आपने, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट क्वेरी होंगे दोस्तों आप पूछिएगा इस प्रश्न से संबंधित। और कट ऑफ की बात मैं करूँ दोस्तों, तो जिस हिसाब से पेपर आया है अभी, तो आशुलिपिक स्टेनो में जो जनरल वाले हैं ना 60 to 65, उन लोगों को टाइपिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। आंसर के आने के बाद अगर 60 to 65 प्लस स्कोर बन रहा है आपका, टाइपिंग कीजिए आप ज़रूर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में नंबर वैसे कम भी हो सकते हैं, लेकिन पेपर के पैटर्न को देख के लग रहा है जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है बहुत से लोगों ने स्किप किया होगा, तो थोड़ा इसको हार्ड पेपर ही बोलूँगा मैं जीएस के लेवल के हिसाब से। उत्तराखंड नॉर्मल थी, हिंदी नॉर्मल थी, रीजनिंग भी ठीक ठाक थी, लेकिन जीएस का जो पोर्शन था वो कठिन मैं इसमें बोलूँगा। तो उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा ही होगा। तो सभी लोग आशा बनाए रखें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी इतना स्कोर पास कर रहे हैं तो वो लोग टाइपिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट क्वेरी होगी इसके रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अच्छे से स्टडी करें, कंटिन्यूटी बनाएं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स, डेली नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, उत्तराखंड जीके, और जो नॉर्मल जीके है लूसेंट की बुक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर होगा। और साथ ही अखबार पढ़ने की आदत डाल लो दोस्तों, अगर सफल होना है। अखबार पढ़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है किसी भी एग्ज़ाम को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।